तो आज हम डिस्कस करते हैं कि पीएम गति शक्ति योजना क्या है। पीएम गति शक्ति योजना जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 2019 में एक उन्होंने महत्वाकांक्षी परियोजना लाए, जिसे पीएम गति शक्ति योजना के नाम से जाना जाता है। आखिर यह है क्या? पीएम गति शक्ति योजना जो है एक राष्ट्रीय योजना है, जिसमें कि देश में जितने भी परिवहन प्रणाली हो, चाहे वो सड़क हो, रेलवे हो, बंदरगाह हो, हवाई अड्डे हो, उन सब की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें कैसे सुधार किया जा सकता है, उनके लिए वर्ष 2019 में पीएम गति शक्ति योजना लाई गई थी। अब इनके लाने के पीछे का कुछ उद्देश्य होगा, जिसमें कि क्या है कि जो भी हमारा लॉजिस्टिक्स है, जो भी वस्तु है, सेवाएं हैं, उनकी जो आवागमन है, तेज़ और कुशलता आवाजाही को सुविधाजनक बनाया जाए। अब इसमें क्या है कि अभी हम इसमें एक पढ़ते हैं कि लॉजिस्टिक्स लागत। अब लॉजिस्टिक्स लागत क्या है? तो लॉजिस्टिक्स का सिंपल अर्थ होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी उत्पाद को एक सही समय पर, क्योंकि अगर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हुआ है तो उसे एक मार्केट में भेजने के लिए जो टाइम है उसको कम करना है। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी वो अपने डेस्टिनेशन को रीच करेगा, सही समय पर, सही जगह पर, सही स्थिति में, सही मात्रा में पहुंचने की जो व्यवस्था होती है, इस पूरे प्रोसेस को लॉजिस्टिक्स के अंतर्गत माना जाता है। यह क्या करता है कि जो भी लगेज है, प्रोडक्ट है, मटेरियल है, वो उसका जो भंडारण है, परिवहन है, उसका जो कह सकते हैं वितरण है, और जो सप्लाई चेन है उसको क्या करता है, मैनेजमेंट करता है। इसमें क्या होती है कि ग्राहकों की जो आवश्यकता हो समय पर और लागत प्रभावित ढंग से पूरा किया जाता है। तो आज हम पढ़ते हैं कि पीएम गति शक्ति योजना क्या है कि लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और कोऑर्डिनेशन और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए जो है ये जो योजना है लाई गई थी। अब इस योजना को लाने के पीछे पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्होंने 6 पिलर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड किया, जिसमें कि कहा जाता है कि कोई भी प्रोजेक्ट को करने से पहले इस 6 पिलर पे अगर ध्यान दिया जाए तो भारत जो है ना 2047 तक जो विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकेगा। अब एक्चुअली हम ये समझते हैं कि पीएम गति शक्ति योजना लाने का पीछे उद्देश्य यह भी था कि अभी हम देखते हैं एक सिंपल एक अपने क्षेत्रीय इलाका से देखते हैं कि सपोज एक ग्रामीण क्षेत्र में क्या होती है, सड़क बनाई जाती है। तो सड़क बनाने वाले जो वेंडर हैं सड़क बना के चले जाते हैं, बाद में पता चलता है कि उसने जो भी है नल जल कनेक्शन उसके अंदर दिया ही नहीं गया था, या फिर जो भी ड्रेनेज सिस्टम हो, बारिश की पानी का सुगमता से बहाव ठीक से हो सके, उनके लिए जो नाली की व्यवस्था हो वो बनाया नहीं गया। फिर क्या करते हैं कि वह जो सड़क बनाई गई उसको तोड़ करके फिर से पाइपलाइन बिछाई जाती है, फिर दोबारा उस सड़क मार्ग को फिर से बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि संसाधन का दुरुपयोग होता है, प्लस जो ग्रामीण का आवाजाही है ग्रामीण लेवल पे हो। इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर आप एक नेशनल लेवल पे देखते हैं तो प्रोजेक्ट में क्या होता है, डिले होता है। प्रोजेक्ट डिले हुआ, आपस में मिनिस्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं है। इससे क्या होता है कि प्रोजेक्ट तो डिले होता ही है, प्लस वो उसका लागत जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसका निगरानी तंत्र का अभाव में क्या होती है कि वो सही समय पर उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी ने 6 पिलर का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिसमें हम देखते हैं उसका फुल फॉर्म अगर देख सकते हैं तो उसको कहा जाता है कॉपसेट। कॉपसेट का मतलब सी मतलब कम्प्रीहेंसिवनेस, ऑप्टिमाइजेशन, प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटी देना है, उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन, एनालिटिकल और डायनेमिक। अब इसका अर्थ समझते हैं कि कम्प्रीहेंसिवनेस, ये जो 6 पिलर है, कम्प्रीहेंसिवनेस, प्रायोरिटाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, एनालिटिकल एंड डायनेमिक। तो अब हम पहले देखते हैं कि कम्प्रीहेंसिवनेस क्या है। तो कम्प्रीहेंसिवनेस में देखते हैं कि जो भी जो भी हम प्रोजेक्ट लाते हैं, उस प्रोजेक्ट को लाने के लिए अपकमिंग ईयर्स हो, चाहे जो फाइनेंशियल ईयर्स हो, उसमें क्या है कि हम एक क्या करते हैं कि उसमें प्रोजेक्ट का रूपरेखा तैयार करते हैं कि हमें अपकमिंग ईयर्स या फाइनेंशियल में क्या क्या करना है। तो वो जितना भी करना है, जो भी प्रोजेक्ट को अपकमिंग ईयर्स में वैलिडेट करना है, उसको हम कम्प्रीहेंसिवनेस के अंदर लाते हैं। अब कोई भी प्रोजेक्ट को हम डिसाइड कर लिए हैं कि रोड मिनिस्टर्स जो है इतना सड़क मार्ग, रेलवे मार्ग जो भी है बनाएगी, आईटी मिनिस्टर्स, चाहे जितने भी जो एयरलाइंस के जो मिनिस्टर्स हैं, सारे अपने अपने बुनियादी ढांचों का विकास करेंगे। लेकिन अब विकास का क्या है कि एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया।
अब इस विकास को प्लेटफॉर्म तैयार होने के बाद क्या है कि प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। अगर ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि पहले पाइपलाइन का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद नाली की व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद जो भी ऑप्टिकल फाइबर से जो भी कनेक्टिविटी है इंटरनेट का, उसका पहले रूट मार्ग डिसाइड होना चाहिए। आफ्टर दैट सड़क का जो रोड से एसोसिएटेड मिनिस्टर्स हैं, रोड से एसोसिएटेड जो मेंबर्स हैं, वो उनके इम्प्लीमेंटेशन का काम करें। तो इससे क्या होगा कि लागत प्रभावी होगा, संसाधन का दुरुपयोग कम होगा और सही समय पर प्रोजेक्ट के होने से उसका बेनिफिट भी गवर्नमेंट के साथ साथ वहाँ के पब्लिक हो, चाहे उस क्षेत्रीय इलाका के मेंबर्स को मिलेगा। तो अगर मान लीजिए कि पहले कम्प्रिहेंसिवनेस में प्रोजेक्ट डिसाइड हो गया, उसके बाद क्या है प्रायोरिटी डिसाइड करना है कि किसकी प्राथमिकता पहले है, पाइपलाइन की या फिर जो भी है नल जल कनेक्शन का हो। तो जितना भी है प्रायोरिटी डिसाइड होने से क्या है कि उससे क्या है कि संसाधन का दुरुपयोग कम होगा और लागत प्रभावी होगा। अब प्रोजेक्ट डिसाइड हो गया, प्रायोरिटी डिसाइड कर लिया, अब क्या करेंगे कि उनके बीच में अनुकूलित वातावरण बनाएंगे। अनुकूलित वातावरण का मतलब है कि जो खासकर जो विभिन्न टाइप के मंत्रालय हैं उसमें क्या है कि जो भी अंतर है एक दूसरे का कोऑर्डिनेट करना है। उससे क्या होगा कि समय और लागत के मामलों में प्रभावी मार्ग बनाने के लिए प्रेरित होगा, जिससे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो माल हो, सेवाएं हो, परिवहन के लिए अग्रसर हो सके। आगे हम बढ़ते हैं कि समन्वय। अब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, आईटी मिनिस्टर हो, चाहे विभिन्न सांस्कृतिक मिनिस्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मिनिस्टर हो, चाहे विमानन मंत्री हो, वो सारे के बीच में क्या है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। लूप होल्स कहाँ है, प्रोजेक्ट कहाँ से डिले हो सकता है, उसको पहले प्रायोरिटी करके ख़त्म करना है। तो कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट से नियोजन सुधार होगा, उससे क्या होगा कि निष्पादन प्रभावी होगा। हम ठीक समय में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे मिनिमम लागत में, जिससे कि हमारा जो 2047 तक की जो परिकल्पना है कि विकसित राष्ट्र बनना है, उसके एक मास्टर प्लान के रूप में इसे देखा जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि एनालिटिकल। अब जब प्रायोरिटी प्रोजेक्ट डिसाइड हो गया, उसको प्रायोरिटी पे काम कर रहे हैं, उसके बीच में एक दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में अनुकूलित वातावरण बनाए हैं। अब क्या है सिंक्रोनाइजेशन किए, उसके बाद क्या है कि एनालिटिक करते हैं। विभिन्न जो नोडल एजेंसी है वो विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण इन द सेंस कि एक जीआईएस है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें कहाँ पे हर्डल्स है, सड़क मार्ग कहाँ है, रेल मार्ग कहाँ है, फॉरेस्ट का इशू कहाँ है, या फिर इस तरह का जो विश्लेषण करके बहुत सारे पॉइंट आईडी को विश्लेषण करके वो एनालिटिक्स करते हैं। आफ्टर दैट उस प्रोजेक्ट की जो डिलीवरी है, यानी उस प्रोजेक्ट का जो फाइनल स्वरूप है वो दिया जाता है। और उसमें क्या है कि क्रॉस सेक्टरल निगरानी किया जाता है कि उस प्रोजेक्ट में कहाँ तक रीच किया है, उसे किस वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा। इससे क्या होगा, एफिशिएंटली ढंग से कोई भी प्रोजेक्ट को एकम्प्लिशमेंट होगा। अभी हम देखते हैं कि इसके पीछे का दो ही उद्देश्य है, लागत को कम करना, समय प्रभावी बनाना है। अभी हम जानते हैं कि वर्ष 2025 के जो Q3 है उसमें नीति आयोग का जो सीईओ हैं, नीति आयोग का जो वीरेंद्र सुब्रमण्यम हैं, उन्होंने आईएमएफ के डेटा के रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने बताया कि भारत जो है 5th से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, जिसमें कि हम देखते हैं कि यूएस का सबसे हाईएस्ट $30.507 ट्रिलियन है, चाइना का $19.23 ट्रिलियन है और जर्मनी का 4.74, इंडिया का 4.186 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। और उसके जस्ट जो नीचे है 5th नंबर पे 4.186। आप देख सकते हैं कितना मार्जिन से हम उसको क्रॉस किए, और इसके क्रॉस करने का, और ये जल्द ही क्रॉस करके जर्मनी को पार करके 2030 के पहले ही 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो ये सब कोऑर्डिनेशन करने के लिए भारत सरकार ने 44 केंद्रीय जो मंत्रालय हैं और टोटल 36 राज्य और यूटी मिला करके सारे के बीच में कोऑर्डिनेशन करेंगे, और प्रोजेक्ट की जो फेज है उसको लागत प्रभावी करके जल्दी से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का एक मास्टर स्ट्रोक प्लान है। इसी के तहत देख सकते हैं कि इस पीएम शक्ति पोर्टल के तहत 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिसमें कि सबसे पहला जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर था, और ख़ास करके हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो एक अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। और उस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के जो करीब में जितना भी हमारे सिटी पड़ेंगे, आई थिंक उनका पूर्णतः डेवलपमेंट हो जाएगा और वो भारत के मेन मुख्य धारा से जुड़ जाएगी। चूँकि बिहार एक जो लैंड लॉक स्टेट के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें सागर से या महासागर से कोई भी अब कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण इनका जो है खास करके औद्योगिकीकरण में इनका बहुत
पिछड़ापन रहा है। आगे हम देखते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है कि तालमेल को बढ़ाना, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन करना। इससे क्या होगा, परियोजना में तेजी लाएगी, समय को कमी करी जाएगी, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना। अब हम देखते हैं कि लॉजिस्टिक्स लागत कितना है और कितना कम करना है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि जो लॉजिस्टिक्स लागत है वर्तमान में हमारे जो जीडीपी हैं उसका 13% है, जो काफ़ी अधिक है। जबकि हम देखते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री है उसका 8 to 10% ही उसका लॉजिस्टिक्स लागत होती है। इसलिए भारत जो है इस मास्टर स्ट्रोक प्लान के साथ ये देखा जा रहा है कि 2030 तक लगभग 8 से 9% तक हम लॉजिस्टिक्स लागत को कम करेंगे। आगे देख सकते हैं कि इससे क्या होगा कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से व्यापार में सुगमता बढ़ेगी। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में तीव्र विस्तार होगा। जब विस्तार होगा तो रोजगार भी सृजन होगा। और जैसा कि हम बताए हैं कि 11 टोटल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं और उसमें 2 डिफेंस गलियारा बनाए जाएंगे। जो 2 डिफेंस गलियारे हैं वो तमिलनाडु और यूपी से क्रॉस करेंगे। अब देखते हैं कि इसका लाभ क्या है, प्रॉफिट क्या है, कि विश्व के साथ जो है ना बेहतर जो है हम कम्पिटिटिवनेस में आ सकते हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में हमें देर नहीं लगेगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आत्मनिर्भरता के लिए मेक इन इंडिया की पहल को बढ़ावा दे सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सही रहेंगे, लॉजिस्टिक्स सप्लाई जो होती है वैल्यू एडेड चेन अगर कम रहेंगे तो यहाँ पे सारे जो इन्वेस्टर्स हैं निवेश करने में आसानी होगी। और जैसा कि कहा जाता है कि वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आती है, हर ईयर आती है। तो उससे क्या है कि निवेशकों को आसानी होती है, कनेक्टिविटी सुधार होगा, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी होगा जैसा कि हम बताया है। और पर्यटन बढ़ावा दिया जाएगा, कार्गो हैंडलिंग की क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा और बंदरगाह पे जो टर्न अराउंड समय कम किया जाएगा, निवेशकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें टोटल मेजर जो फैक्टर्स हैं उसमें जलमार्ग हो, सड़क मार्ग हो, लॉजिस्टिक्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेल मार्ग हो, माल परिवहन हो, हवाई हो, विमानपत्तन, मेन कारक ये हैं जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लूप होल आते हैं और उन्हें बढ़ाने की ज़रूरत है। इसमें क्या है कि समाहित जो योजनाएं शामिल है, इस पूरे परियोजना को बढ़ाने में ये परियोजना काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसमें अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना हो, भारतमाला प्रोजेक्ट हो, जो उड़ान योजना हो, सागरमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 को आया था। टेक्सटाइल पार्क्स हो जो कपड़ा उद्योग से संबंधित है, डिफेंस कॉरिडोर जैसा कि हमने बताया कि तमिलनाडु और यूपी में 2 इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका लक्ष्य क्या है कि 2019 में शुरू की गई जो 110 लाख करोड़ राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की समाहित करना है। ये जो पीएम गति शक्ति योजना का जो है वो 110 लाख करोड़ का राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, यानी टोटल 110 लाख करोड़ खर्च करने होंगे इसके लिए। और ये जो है 110 लाख करोड़ हम पीपीपी मॉडल पे करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे। आगे हम देखते हैं कि कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा। 11 औद्योगिक गलियारा जो बताए ही थे हम। एकीकृत दृष्टिकोण बुनियादी अवसंरचना से संबंधित 16 मंत्रालय को एक साथ लाने पर जोर देता है और यह सारा का सारा जीआईएस प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़े रहेंगे। जितना भी लूप होल्स है उसको कम करके लागत प्रभावी और निष्पादित किए जाएंगे। इसमें क्या है कि 200 से ज़्यादा फिशिंग क्लस्टर किए जाएंगे जो कोस्टल एरिया हैं। सभी गाँव को 4G से जोड़ा जाएगा, 4G कनेक्टिविटी। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रामीण डिजिटल जो योजना था 2011 में और शहरी डिजिटल कार्यक्रम 2013 से संबंधित है। इसमें 17,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी इसमें प्रावधान किया गया है। आगे हम देखते हैं कि बंदरगाह नीति के तहत लैंडलॉर्ड मॉडल, इसके तहत सरकार स्वामित्व वाली प्रमुख बंदरगाहों की परिचालन जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को सौंपा जाएगा। क्योंकि पीपीपी मॉडल करने से क्या है कि उसका कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट का आसानी और सुगमता आएगी उसमें। इससे भारत का वर्तमान वैश्विक व्यापार में हिस्सा 2030 तक बढ़कर 2% अभी है और वो बढ़कर 6% हो जाएगा। ठीक है, बट इस सारे प्रोजेक्ट के पीछे कुछ चुनौतियां भी हम देखने को मिलता है कि जैसे कि भूमि अधिग्रहण की समस्या है। खास करके जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर करने में भूमि अधिग्रहण की समस्या आती है। जो पर्यावरण की मंजूरी मिलती है, अगर जो भी प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा लाए जाते हैं, जैसा कि हम आपको कल बताए थे, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उसे क्या करते हैं कि मंजूरी नहीं देती है, रद्द कर देती है, पेनल्टी मार देती है। अब क्या है कि निजी निवेश का अभाव, निजी
जो कंपनियां हैं उनको रियायत दे करके, सब्सिडी दे करके उन्हें प्रमोट कर किया जा सकता है। बट क्या है, उनके पास पूंजी का अभाव है। चूँकि हम देखते हैं कि टोटल 110 लाख करोड़ के राष्ट्रीय संरचना की जो प्री प्लानिंग प्लेटफॉर्म है, इतना खर्च करने होंगे, तो उसमें क्या है, निजी निवेशकों का अभाव है। अब देखते हैं कि पीएम गति शक्ति का जो 6 पिलर था, आपको जो बताए थे कि कॉपसेड, गतिशील, व्यापकता, प्राथमिकता, समन्वय, अनुकूलन, विश्लेषण, तो ऑल ओवरऑल हम देखते हैं कि पीएम गति शक्ति योजना किस तरह से भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो है ये महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में उभर कर आएंगे। धन्यवाद।